वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून के पहले वीक के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है अलग अलग फील्ड से हम आज डिस्कस करेंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपके काम आने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली नेशनल न्यूज है रिलेटेड टू ड्रोन महोत्सव। ड्रोन महोत्सव 2022 27 और 28 मई को कंडक्ट किया गया था, लेकिन इसमें जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो 1 जून तक चलती रही थी, इसलिए हम इसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन कहां पे हुआ था? सबसे पहले लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। लोकेशन है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर आप समझते हैं ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये वो व्हीकल्स होते हैं जिनको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है या फिर वहां पे पायलट जो है वो मैनुअली वहां प्रेजेंट नहीं होता है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, एंड उसे कहीं और से ऑपरेट किया जाता है डिस्टेंट तरीके से। कई बार रिमोट कंट्रोल होता है, कई बार प्री फेड उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और उसके हिसाब से वो ड्रोन मूवमेंट करता है। अब हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर ड्रोन पॉलिसी और ड्रोन्स को लेके बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हो सकता है। इनफैक्ट आपके ई कॉमर्स के अंदर भी ड्रोन्स की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें स्लोली डोर टू डोर डिलीवरी जो होगी वो ड्रोन्स के थ्रू की जाएगी। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं ड्रोन्स के, और उसके लिए नीति आयोग बहुत समय से पॉलिसीज के लिए बातचीत कर रहा है, कंसल्टेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स के साथ बातचीत हो रही है। और इसका एक महोत्सव मनाया गया 27-28 मई को, जहां पे 1600 से ज्यादा डेलीगेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और 70 एग्जिबिटर्स ने अपने स्टॉल लगाए। एक तरह से एग्जीबिशन थी वो कि ड्रोन्स की अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। इस महोत्सव के दौरान बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, साथ ही साथ ड्रोन पायलट के सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए गए, क्योंकि ड्रोन पायलट्स के लिए रूल्स डिसाइड किए हुए हैं डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने रूल्स निकाले हुए हैं जिसके अंदर आपको एक रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है अगर आपने ड्रोन चलाना है, तो उसको सर्टिफाई किया गया। यहाँ पे फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए, तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो हैं भारत में बने हुए ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, तो ये डेमो किए गए, पैनल डिस्कशंस हुआ और मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी यहाँ पे दिखाया गया। तो ड्रोन टैक्सीज यानी कि फ्यूचर कम्यूट के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां से आपने एक और चीज याद रखनी है कि क्योंकि ये डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, तो आप मंत्री का नाम यहां याद रखेंगे। मंत्री का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उनके जो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जूनियर मिनिस्टर भी जिनको कहा जाता है, वो है रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। तो इन दोनों के नाम आपने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में याद रखने। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है आर्कियोलॉजी को लेके। आर्कियोलॉजी के एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है जिसको CABA काबा भी बोला जाता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। अब ये काबा जो है 2014 में बनाया गया था, 2014 में, बट इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है, यानी रिसेंटली इसको दोबारा से गठित किया गया है। इसका मेंबरशिप कुछ इस तरीके का होता है कि जो कल्चर मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर भारत में एक मंत्रालय है, उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। फिलहाल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है श्री जी कृष्ण रेड्डी। तो इनकी लीडरशिप या चेयरमैनशिप के अंदर ये काबा काम करेगा। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करेगा। इसमें कल्चर मिनिस्ट्री के और ज्यादा ऑफिशियल्स जैसे कि सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉमिनीज, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, साइंटिस्ट, इवन की इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट होती थी, बोस्ट्रेफेडॉन स्क्रिप्ट, अगर आपको पता हो इंडस वैली की स्क्रिप्ट जो होती थी, उसको पढ़ने के एक्सपर्ट्स, यानी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मिला के एक कमेटी बनाई जाती है। और इसका काम यह होता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को असिस्ट करेगा, सहायता करेगा रिसर्च कंडक्ट करवाने में, और किस डायरेक्शन में उनको इस आर्कियोलॉजी को लेके जाना है, किस तरीके से आर्कियोलॉजी कंडक्ट करनी है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो आर्कियोलॉजी के अंदर होते हैं, वो सारी चीजें ये एडवाइस देने वाला है सरकार। तो सरकार का एडवाइजर है ये आर्कियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, और हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कमेटी जो बनी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आपके लिए याद रखनी। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? जो भी कल्चर मिनिस्टर रहेगा, अभी जी कृष्ण रेड्डी। तीसरी न्यूज, परम अनंत। परम अनंत एक नया सुपर कंप्यूटर है जो इंडिजीनियसली बना है, यानी IIT गांधीनगर में बना हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन
यानी कि NSM के अंडर बना है, जो 2015 में लॉन्च हुआ था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पर्पस यह है कि भारत के अंदर तकरीबन 100 सुपर कंप्यूटर्स बन जाएं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हों कैंपसेस के द्वारा। और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनकी कोलैबोरेशन, सो MeitY एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे बोथ आर कोलैबोरेटिंग फॉर दिस मिशन। और ये आपने याद रखना है कि एक मिनिस्ट्री भूल ना जाना उसके अंदर। तो MOU जो साइन किया गया था अक्टूबर 12, 2020 में, वो साइन किया गया था इस परम अनंत को बनाने का। परम अनंत की स्पीड जो है टेराफ्लॉप्स में कैलकुलेट की जाती है, वो है 838 टेराफ्लॉप्स, एंड दैट सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इज मेड अंडर NSM। तो आपके पास दो पार्टिसिपेंट है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, ये आपने याद रखना है। इस सुपर कंप्यूटर में पहली बार लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलर्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हीटिंग होती है उसको कूल किया जा सके। और यहां पहली बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई। और जितनी भी फ्यूचर में आने वाली फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बायो सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग, DNA की सीक्वेंसिंग, ये सारे काम इस सुपर कंप्यूटर की मदद से किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के सुपर कंप्यूटर्स की, तो भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर्स अभी तक बन चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत जापान, चाइना, USA, रशिया, इन देशों से थोड़ा पीछे है। लेकिन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इंडिया इन कंट्री से कंपीट कर सकता है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक। नेशनल लेवल पे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि LMT, ये कहां पे कमीशन किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा LMT यानी कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आया है देवस्थल उत्तराखंड में। और इस देवस्थल जो है ये ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेटरी है और ये समुद्र तल से यानी सी लेवल से 2450 मीटर ऊपर है। अब ये जो LMT है ये सबसे पहली विश्व की ऐसी LMT है, LMT का मतलब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसको एस्ट्रोनॉमी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्लैनेट्स, स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज की स्टडी करने के लिए किया जाता है। अदरवाइज अभी तक की जो ऑब्जर्वेटरीज थी, अभी तक के जो LMTs थे, उनको सैटेलाइट के लिए ही किया जाता था, मींस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को मॉनिटर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तो पहली बार ये एस्ट्रोनॉमी के लिए बनी है। दूसरी चीज ये है कि देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कहां है? ये नैनीताल के पास आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस यानी एरीज के अंडर आती है और उत्तराखंड में स्थित है। ऑलरेडी यहां पे कई सारे टेलीस्कोप पहले से लगे हुए थे, लेकिन इसके साथ एक नया टेलीस्कोप यानी कि LMT यहां पे। तो इस बिल्डिंग, ये इस रोड पे आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज ऑन दिस सेम रोड इन देवस्थल। अब ये LMT का क्या मतलब होता है? अभी तक देखिए ये ऑपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, अक्टूबर 2022 में स्टार्ट होंगे। LMT का मतलब होता है कि यहां पे आप मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इनफैक्ट आप लिक्विड मर्क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। और लिक्विड मर्क्यूरी का इस्तेमाल करने से ऐसा कहा जाता है कि इसकी एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और एरर्स कम हो जाएंगे। एरर्स कम होंगे तो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और बेहतर होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया है। तो ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जो इंडिया के अंदर देवस्थल में कमीशन किया गया है। अगली खबर है ई-संजीवनी का इंटीग्रेशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। अब ई-संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जिससे टेलीमेडिसिन को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सकता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि OPD को, आउट पेशेंट सर्विसेज को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सकता है। 2019 में इस ई-संजीवनी मिशन का लॉन्च हुआ था। अब न्यूज यह है कि इस ई-संजीवनी मिशन को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से मर्ज कर दिया है, यानी जो ये पोर्टल है, जो ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ये ABDM के साथ मर्ज हो चुका है। इस इंटीग्रेशन की मदद से लोगों को एक तो अपने ट्रीटमेंट कराने में मदद मिलेगी,
दूसरा, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक ही जगह पे पाने में मदद मिलेगी, और तीसरा, अपने इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी, यानी कि आयुष्मान भारत के अंदर जो 5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस मिलता है उसकी बात। सो यूजर्स वुड बी एबल टू यूज इट टू लिंक एंड मैनेज देयर एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, प्रीवियस चेकअप्स, प्रीवियस हेल्थ का डेटा जो भी आया है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी एक ही जगह कोलेट होंगी, और एक ही जगह कोलेट होने की वजह से अगर आपको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर रेफर किया जाता है तो आपको बार बार सेम टेस्ट नहीं रिपीट करने पड़ने चाहिए। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज क्रिएटिंग डिजिटल हाईवेज, जिससे ये डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस निकाले जाए। अब क्या होगा, अब डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कर सकते हो इस ई संजीवनी पे। तो मैं इसके 2 मॉडल्स बताता हूं जो अभी चलते हैं। एक है ई संजीवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या होता है, आप अगर अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC कहते हैं, वहां जाते हैं किसी चीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहां पे डॉक्टर के पास एडिक्वेट नॉलेज ना हो, वो आपको रेफर करते हैं टर्शरी हॉस्पिटल के लिए। अब आप अगर यहां से वहां ट्रैवल करते हैं तो उतनी देर में हो सकता है कि आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाए। इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको टर्शरी हेल्थ केयर से वहीं से कनेक्ट कर दिया जाए। यही है ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो कनेक्ट द डॉक्टर्स इन द हब एक्टिंग एज टर्शरी। तो आप डॉक्टर टू डॉक्टर कनेक्शन बनाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर है वो टर्शरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर को कनेक्ट करेगा और आपसे बात करवाएगा। सेकेंड इज ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये क्या है, सीधा पेशेंट्स को कनेक्ट करेगा डिफरेंट डॉक्टर से, और ऐसा वो अपने घर से भी कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे खास तौर पे ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों का हॉस्पिटल जाना रिस्की था, हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज्यादा थी, और इस वजह से लोगों ने ई संजीवनी का उपयोग करना शुरू किया। हालांकि अभी भी इसमें कई सारे लूपहोल्स हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की और बढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि ये आगे हेल्थ केयर के एक्सेस में बहुत ज्यादा मदद करे। तो अल्टीमेटली आयुष्मान भारत के साथ लिंक होना मतलब कि आपके इंश्योरेंस का जो रिकॉर्ड है वो भी लिंक हो जाएगा इसके साथ, तो आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करना पड़े। खैर, इंटेंशन तो यही है, हो सकता है कि प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम्स आए। एनीवेज, दिस वाज द न्यूज रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। अच्छा, आपका जो ये आयुष्मान भारत है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए सरकार ने एक अलग से बॉडी बनाई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है आयुष्मान भारत को भी इंप्लीमेंट करती है, और डिजिटल मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर मिशन NDHM, इसको भी वही नेशनल हेल्थ केयर अथॉरिटी देखती है। आपको मुझे गूगल सर्च करके बताना होगा क्या कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, यानी कि हेड कौन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। किस बात को लेके जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास 1 किलोमीटर का दायरा हर जगह पे ESZ डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब पहले तो देखते हैं कि ESZ होता क्या है। देखो, ESZ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में आया था। इसके मुताबिक जिस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, जनरली वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर आसपास होता है, और इसको डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास हो सकती है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड जरूर कर सकता है कि किसी एरिया को ESZ डिक्लेयर कर दिया जाए, बट फाइनल कॉल किसकी होती है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अगर किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देती है तो उस एरिया के अंदर कुछ एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, ये सब प्रोहिबिटेड होती है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती हैं कि अगर लोगों के दिनचर्या के लिए कोई चीज चाहिए, डेली एक्टिविटीज की कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए, कैनाल बनाने के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना, या आप ऐसा समझे कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, तो ये सब रेगुलेट होती है। और परमिटेड एक्टिविटीज यानी कि हो सकता है कि ESZ में एग्रीकल्चर छोटे स्केल पे परमिटेड हो, या मैनुअल माइनिंग ऑफ सैंड, या फॉरेस्ट में से प्रोड्यूस कलेक्ट करना, ये सब परमिटेड हो सकती है। तो एक तरह से रेगुलेशन, प्रतिबद्धता लग जाती है उस एरिया के आसपास। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हर एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया को मैंडेटरीली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। ये 3 जज का बेंच बैठा था, और इस 3 जज के बेंच ने यह भी कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज को माइनिंग की वजह से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए हमने यह फैसला लिया है।
सो माइनिंग ऑफ कोर्स विल नॉट बी परमिटेड विद इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब कहने का ये मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को माने तो एक्सक्लूसिवली 1 किलोमीटर का दायरा हर नेशनल पार्क और हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ESG होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। खैर, इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये मैटर डायनेमिक है, हो सकता है गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई अपील भी कर सकता है। उसको देखने के लिए हमें आगे की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल पार्क्स के आसपास रहने वाले लोग ये नहीं चाहते कि उनके एरिया में किसी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी ना हो। तो ये चीज जो है डेवलपमेंट वर्सेस इन कंजर्वेशन की डिबेट। नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं, इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में भारत और स्वीडन, हमने नॉर्डिक देशों के बारे में 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, आज वही उनमें से एक देश है स्वीडन। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हमने डिस्कस किया था स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम, तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि कौन है। स्वीडन और भारत के बीच में एक लीड इट यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो इसमें 2 मेंबर भारत और स्वीडन है, और इन दोनों ने ये जो फोरम है यानी कि ये जो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, ये स्टार्ट किया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो हुई थी न्यूयॉर्क में साल 2019 में। इस UN क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर एक हेडक्वार्टर्ड जगह है, एक NGO है इंटरनेशनल, उसने भी कहा था कि हम भी इसको सहायता करते हैं, समर्थन करते हैं। इस लीडिट के 37 मेंबर कंट्रीज हैं, जापान, साउथ अफ्रीका रिसेंटली ज्वाइन हुए, और बहुत सारी कंट्रीज, ब्रिटेन वगैरह इसके मेंबर्स है, अर्जेंटीना, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं। लीडिट का मेंबर होने का मतलब यह है कि यहां पे ये डायलॉग होगा कि कैसे हम इंडस्ट्री को क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो एनर्जी की इंडस्ट्रीज हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से एमिशन रिड्यूस करने के लिए कैसे टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, कैसे इनोवेशंस आने चाहिए। स्वीडन इस काम में बहुत आगे है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बहुत आगे है, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसको। तो इस वजह से भारत का स्वीडन के साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। लीडिट मेंबर्स का कहना यह है कि एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री को लो कार्बन पाथवे चूज करना चाहिए, मतलब एक ऐसा तरीका चूज करना चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने का जिससे कम से कम कार्बन का एमिशन हो, वो सही है। और ये कहते हैं कि 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन इंडस्ट्री की तरफ से आने चाहिए। याद रखना, भारत ने अपने जीरो कार्बन एमिशंस की डेट क्या रखी है? 2070, 2050 नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से 2050 ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। खैर, इसका मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर भारत, स्वीडन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं, और इसका सेक्रेटेरिएट लीडिट का, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडिट, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट के पास रखा है। तो आपने ये 3-4 चीजें इसमें से याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि लीडिट किन 2 कंट्रीज का इनिशिएटिव है? आंसर इज भारत और स्वीडन, इंडिया एंड स्वीडन। नेक्स्ट, टर्की का नाम चेंज हो चुका है। टर्की का नाम टर्की से अब तुर्की हो गया है, और तुर्की इसलिए हो गया है क्योंकि टर्की जो है वो चाहती थी कि उनका जो उसका नेम है, एंशिएंट टाइम्स में उसे टर्की बुलाया जाता था, तो उस तरीके से बुलाया जाए। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में या गूगल सर्चेस में टर्की जो है वो एक बर्ड के तौर पे भी जाना जाता है, और टर्की गूगल सर्च करने पे बर्ड आता था, ऐसा भी कहा जाता है। इससे भी कुछ प्रॉब्लम थी टर्की के मिनिस्टर्स को और उनके राष्ट्रपति को, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को इन्होंने रिक्वेस्ट की, अंकारा जो कि कैपिटल है टर्की की, उसने रिक्वेस्ट की 2022 में। क्या रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमारा नाम जो है ऑफिशियली तुर्की रख दीजिए, टर्की से। एंड टर्की वाज समथिंग दैट वाज नेम्ड इन 1922, जब यहां पे एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन यानी कि रेवोल्यूशन आया था, जिसमें सेकुलर कंट्री बन गई थी टर्की। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि टर्की इज टेकिंग अ टर्न फ्रॉम सेकुलर टू रियलाइजिंग बैक इट्स रूट्स, एंड इट्स रूट्स आर ऑफ एन इस्लामिक कंट्री। तो ऐसा कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तुर्की रखना उसकी तरफ ही एक निशानी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स या खेल जगत पे। खेल जगत में हॉकी की जगत से बहुत अच्छी खबरें हैं 2। एक, हॉकी का एक नया फॉर्मेट जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका नाम है हॉकी फाइव्स। हॉकी फाइव्स का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट करवाया गया था, और भारत उसमें वो टाइटल जीत चुका है। सो इंडिया बीट पोलैंड 6-4 इन द फाइनल ऑफ द फर्स्ट FIH हॉकी फाइव्स। कुछ जैसे क्रिकेट में T20 क्रिकेट, T10 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ, वैसे ही रग्बी में 7 साइड रग्बी इंट्रोड्यूस हुआ।
फुटबॉल में स्ट्रीट फुटबॉल इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ हॉकी में हॉकी 5 इंट्रोड्यूस हुआ। तो जैसा भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, वैसे ही हॉकी वालों ने भी कमाल कर दिखाया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराया स्विट्जरलैंड में और अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में। इनका एक ड्रॉ हुआ और वो भी पाकिस्तान के साथ। खैर, पाकिस्तान के साथ तो अलग सा प्रेशर होता है। और इस ड्रॉ के साथ मैं आपको बता दूं कि इस गेम के थोड़े रूल्स भी अलग हैं। 5 का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से 5 लोग खेलते हैं। आमतौर पे 11 लोग खिलाड़ी होते हैं, यहाँ 5 खिलाड़ी होते हैं। इसमें टाइम भी 20 मिनट का ही होता है। तो ये गेम जो है टोटल 20 मिनट्स ही चलता है। 10 मिनट का एक हाफ, 10 मिनट का एक हाफ। और इसमें जो डी होती है ना, जैसे यहाँ ये हॉकी का फील्ड है, इसमें हाफ होगा, जनरली ये होता है, और फिर यहाँ पे डी बना होता है। ये डी नहीं होता है इसमें। तो शॉट कहीं से भी मार सकते हैं। अदरवाइज हॉकी में क्या होता है, अगर प्लेयर डी के अंदर घुसता है उसके बाद ही शॉट मार सकता है। तो ये नया टाइप का हॉकी है। इस नए टाइप के हॉकी का नया टाइप का टूर्नामेंट हुआ और भारत ने उस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फ्रेंच ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। सेकंड ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, वो कंडक्ट किया गया मई में, और फाइनली जून 5 को 2 विनर्स वहां सामने आते हैं। मेंस सिंगल में राफेल नडाल 14th टाइम जीतते हैं और अपनी करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम जीतते हैं। तो 22 ग्रैंड स्लैम में से 14 इनके फ्रेंच ओपन है। तो जब से हमने होस्ट संभाला है, हमने तो इन्हें ही फ्रेंच ओपन जीतते हुए देखा है। बीच में एक आधी बार किसी ने जीता होगा, लेकिन 2006 से लगता है मेरे को 2022 तक ऐसे 14 बार ये जीत चुके हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, बीच में 2 या 3 बार ही मैक्सिमम कोई और जीता होगा। इतनी बड़ी डोमिनेंस है इनकी क्ले कोर्ट के अंदर। और यहां पोलैंड की ईगा स्विएटेक, इन्होंने जीता है विमेन्स सिंगल्स का खिताब। और पोलैंड की है, ये नेशनैलिटी याद रखनी होती है। नडाल जो है स्पेन के हैं और ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। नडाल ने हराया कैस्पर रूड को जो नॉर्वेजियन है, और स्विएटेक ने हराया कोको गॉफ को जो यूएस की है। साथ ही साथ आपको और जो विनर्स हैं उनकी भी लिस्ट मैंने यहां पे दे दी है, तो आप उसे रेफर जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि टॉप एटलीस्ट आपको मेंस एंड विमेन सिंगल्स तो याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट, हॉकी से ही एक और खबर है। एशिया कप टूर्नामेंट के अंदर भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, यानी कि वो 3rd पोजीशन लाने में सक्षम रहे हैं। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान को 1-0 से हराया और मेंस हॉकी एशिया कप का टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह टूर्नामेंट कहां कंडक्ट करवाया जा रहा था जी? ये कंडक्ट करवाया जा रहा था इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। भारत के पास बहुत ही मुश्किल कठिनाइयां इस मैच में हुई, जैसे 10 मैन तक रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि जब रेड कार्ड मिल जाता है तो प्लेयर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है। खैर, भारत ये ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। गोल्ड जीतने वाली टीम थी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराया फाइनल में और एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारत एशिया कप 3 बार जीत चुका है, 2003, 2007 और 2017 में, लेकिन पिछले 5 साल में वो एशिया कप जीतने में नाकाम रहा है। खैर, कोविड की वजह से टूर्नामेंट हुआ भी नहीं, बट अल्टीमेटली वी आर सीइंग दैट हॉकी प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। इंपॉर्टेंट डेज अगेन, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है कि आप इसमें से जो पीडीएफ होगी उसमें से रिवाइज कर लेंगे। इसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा डे है, कौन सा डे, ठीक है, बिकॉज थिंग्स नीड टू बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन दे नीड एन एक्सप्लेनेशन। अब अस्त्र MK1 BVRAAM, ये लगने ऐसे देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत आसान है समझना, बहुत आसान। अस्त्र ये मिसाइल का नाम है। MK1 Mark 1 यानी कि पहला वर्जन है। ऐसे Mark 2, Mark 3, Mark 4 ऐसे नेक्स्ट वर्जन जो बनते रहते हैं उनको नाम दिया जाता है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। क्या मतलब होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। और AAM का मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल। बस यही है इसका नाम। तो नाम में बहुत कुछ छिपा है। सबसे पहले तो अस्त्र एक मिसाइल है जिसको बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ? हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, BDL। ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2900 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ताकि वो उन्हें अस्त्र मार्क 1 बना के सप्लाई करे। ये अस्त्र मार्क 1 भारत डेवलप डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया नहीं है, ये बस उसका मैन्युफैक्चरर है। बनाया किसने है? DRDO ने। डिजाइन किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो मिसाइल है ना, वो एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि वो एयरक्राफ्ट पे लगेगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे लगा हुआ है। तो ये एयरक्राफ्ट पे लगेगा और एयर से एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करेगा। यानी आप अगर टारगेट को नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी ये उस पर अटैक कर लेगा।
इट कैन एंगेज फॉर 37 किलोमीटर, यानी कि अगर आपने इसे लॉन्च किया और टारगेट लॉक कर दिया हो तो ये 37 किलोमीटर तक उसका पीछा करेगा। और तो और इसकी स्पीड 4 गुना है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी सुपरसोनिक स्पीड है। और इसकी रेंज है 110 किलोमीटर, दैट मींस 110 किलोमीटर दूर से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ये बहुत ही खतरनाक घातक वेपन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा और सुखोई M30 तेजस के जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाने की इसकी डिमांड है। तो यही है बस कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डिफेंस मिनिस्ट्री में। बस आगे चलते हैं। एक्स खान क्वेस्ट, एक्स मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया के उलान बटोर में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पे मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत सारे देश आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट्स का एक रेजिमेंट इस एक्सरसाइज में गया हुआ है, तो यहां से आप तस्वीर देख सकते हैं। एंड इसमें यूएन पीस कीपिंग मिशन के भी कई सारे चैलेंजेस या कई सारी प्रैक्टिसेस होंगी। तो बहुत सारी कंट्रीज यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपनी सेना भेजती है, भारत उनमें से सबसे आगे है। तो 16 अदर कंट्रीज के साथ इंडिया इसमें कोऑपरेट कर रहा है। तो याद रखना, खान क्वेस्ट चंगेज खान से याद रखो, चंगेज खान फ्रॉम मंगोलिया, वहां पे ये क्वेस्ट हो रहा है। और लेकिन ये एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में नहीं है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अनदर एक्सरसाइज इज संपीर्ति 10, एक्स नहीं है ये 10 मतलब 10th वर्जन ऑफ संपीर्ति। संपीर्ति जो है वो आपने याद रखना है भारत और बांग्लादेश यानी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है। इस बार ये बांग्लादेश में कंडक्ट हो रही है और ये 16 जून तक चलती रहेगी। भारत में इसके रिप्रेजेंटेटिव करने गए डोगरा रेजिमेंट, वहां पे लद्दाख स्काउट्स गए थे खान में, यहां पे डोगरा रेजिमेंट जाएंगे। इस एक्सरसाइज के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म, ये सारी मिशंस की प्रैक्टिस की जाएगी। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे भारत के इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए। तो संपीर्ति इज बांग्लादेश। चलिए, आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप्स, 2 शिप्स हैं जिनको डीकमीशन कर दिया जा रहा है। डीकमीशन का मतलब इनको रिटायर कर दिया जा रहा है। निशंक और अक्षय, निशंक एंड अक्षय 3 जून को इनकी 32 साल की सर्विस के बाद इन्हें डीकमीशन कर दिया जा रहा है। निशंक जो है एक कॉर्वेट सबमरीन है। आपको मैंने कॉर्वेट, फ्रिगेट, ये सारी चीजें लास्ट करंट अफेयर्स में डिस्कस करके बताई थी। आई विल नॉट बी रिपीटिंग, ठीक है। तो आपने रेफर करना है, साइज के हिसाब से, टनेज के हिसाब से ये शिप्स को आप क्लासिफाई करते हो। तो निशंक और अक्षय इनको डीकमीशन किया गया है। इनकी जानकारी आप आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि आपको 1 वर्ड में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। अक्षय और निशंक लगभग एक जैसे साउंड करते हैं। अब फटाफट से कुछ रैंकिंग और इंडेसेस देख लेते हैं क्योंकि इस हफ्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग नंबर 1, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में दोस्तों कुछ भी बोलने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 देशों में से भारत का रैंक कितना आया है? 180, जी हां 180। ये रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, लेकिन इसमें येल यूनिवर्सिटी इनकी मदद करता है, ठीक है। यानी येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वो इनकी सहायता करता है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। भारत इस इंडेक्स में 180वें नंबर पे है, तो 18.9 भारत का टोटल स्कोर है। इस स्कोर में डेनमार्क सबसे ऊपर है, मतलब डेनमार्क ने टॉप किया है भाई, और भारत ने नीचे से टॉप किया है। अब ये जो नीचे से टॉप करने की आपकी सिचुएशन दिख रही है, आप ये देख सकते हो कि दुनिया के सबसे गड्ढे में गए हुए देश भी, यानी सूडान, टर्की, हाइती, लिबेरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत से ऊपर है। अब भारत ने ऑब्वियसली इसके खिलाफ थोड़ी सी प्रोटेस्ट की है। वो इसलिए क्योंकि देयर हैव बीन इंडिकेशंस कि इसमें जो आप मैट्रिक्स मेजर करते हो, यानी कि जो चीजें आप मेजरमेंट करते हो, जिन एरिया पैरामीटर पे मेजरमेंट करते हो, वो सही नहीं है और कुछ चीजें आपने डिलीट कर दी है। वो चीजें अगर आपने देखनी है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि भारत को इस इंडेक्स से क्या क्या प्रॉब्लम है। खैर, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम से रिलेटेड इंडिकेटर्स, जैसे बायोडाइवर्सिटी कितनी है आपके देश में, तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस देखनी है ना, सब में ऑब्वियसली इंडिया की रैंक बड़ी खस्ता होगी, बड़ी खराब होगी। आपके इकोसिस्टम सर्विसेज यानी ट्री कवर, ग्रासलैंड कवर, वेटलैंड कवर कितना है, फिशरीज कितनी है, एसिडिफिकेशन यानी कि सल्फर की मात्रा कितनी है इंडस्ट्रीज में, एयर क्वालिटी कैसी है, आपकी
कंट्री में। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्होंने झूठ मूठ बोला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, ये हम जानते हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं। लेकिन 180 में से 180 रैंक थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, आप इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द रैंक, रिमेंबर हु इज रिलीजिंग दिस इंडेक्स, एंड बीच में पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो जुड़े रहिएगा। ग्लोबल एयर पावर्स इंडेक्स, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये कि भारत की वायुसेना यानी एयरफोर्स को 6th रैंक मिला है वर्ल्ड में। और वायुसेना का मतलब है कि एयर फोर्स या एयर पावर, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तो है ही है, लेकिन नेवी की भी एयरफोर्स डिवीजन होती है यानी एयरक्राफ्ट डिवीजन होती है। वैसे ही अमेरिका में भी नेवी की एयरक्राफ्ट डिवीजन है। तो हमारी अगर सिर्फ एयरफोर्स से कंपेयर करें तो 3rd नंबर पे आती है। अब बाकी कंट्रीज की एयरफोर्स से कंपेयर करो तो 3rd नंबर पे आती है यूएस और रशिया के बाद। लेकिन वहां 6 हम क्यों हो गए? क्योंकि उसमें यूएस की जो नेवल एयर फ्लीट है वो थोड़ा हमसे ऊपर आ गई। ये कहने का मेरा मतलब है, अगर एयरफोर्स टू एयरफोर्स कंपैरिजन करें तो 3rd है, 1st इज यूएस, 2nd इज रशिया। भारत के साथ साथ इस लिस्ट में 124 एयर सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है और हाईएस्ट रेटिंग किसको गई है? यूएस एयरफोर्स को। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का जो एविएशन विंग है वो भी इस लिस्ट में है। ज्यादा ऊपर नहीं है बट ज्यादा नीचे भी नहीं है, यानी 28th एंड 36th पे है यहाँ पे। ठीक, तो ये ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। हाँ, ये एयर पावर रैंकिंग निकालता कौन है? याद रखना है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है FSSAI का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये बड़ा जरूरी इंडेक्स है क्योंकि ये 2018-19 से रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। इसकी रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन सेफ्टी बहुत ज्यादा एक मायने रखती है देश की हेल्थ के लिए। ये 4th संस्करण या 4th एडिशन था स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का। इसे लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, श्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी, ये आपको याद रखना है कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। इस इंडेक्स या रैंकिंग में फूड सेफ्टी में कौन सा स्टेट सबसे ऊपर चल रहा है, इसकी रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बिग स्टेट्स में नंबर 1 है तमिलनाडु, स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 है गोवा, एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 है जम्मू एंड कश्मीर। बहुत जरूरी है फैक्ट आपको याद रखना है इस इंडेक्स के अंदर, ये 3 रैंकिंग्स तमिलनाडु, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर, ये अपने अपनी कैटेगरी में टॉप कर जाते हैं। इस इंडेक्स में आप 5 पैरामीटर के आधार पर इंडेक्स देखते हो, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस डेटा, फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो आपके पास ये 5 इंडिकेटर्स हैं कि आपके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में लोग हैं भी या नहीं, इंस्टीट्यूशन बने हैं या नहीं, क्या आप कंप्लायंस चेक करते हो सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके, फूड प्रोसेसर्स के पास जाके, क्या आपके पास लेबोरेटरीज हैं फूड टेस्टिंग की, हर एक स्टेट में चेक किया जाता है, क्या आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो कि कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स आ गए हैं, किस तरीके से फूड को एडल्ट्रेट किया जाता है वगैरह, और क्या कंज्यूमर्स के पास कंप्लेंट करने का एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या नहीं। ये 5 इंडिकेटर्स तमिलनाडु में सबसे बढ़िया है, इसलिए वो नंबर 1 रैंक पे आता है बड़े स्टेट्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये FSSAI जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी फसाई एक्ट के अंदर बनाई गई है और काम करती है ये किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। तो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां बन गई है। चलिए लास्ट में चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट पोस्ट्स और उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई है पिछले हफ्ते। सबसे पहले तो जस्टिस PK मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती साहब को नया लोकपाल का चेयरमैन बनाया गया है। लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास करप्शन के एलिगेशंस सुनने की पावर है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाने की पावर है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन प्राइम मिनिस्टर तक भी जाती है। लोकपाल के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं ये सब बता चुका हूं कि लोकपाल के सिलेक्शन कैसे होता है, इनके चेयरमैन, इसके मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, एंड प्लीज उस लिंक पे जाके आप जरूर देखें। खैर, PK मोहंती साहब जो हैं वो झारखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे, उनको एडिशनल चार्ज मिल गया क्योंकि इनसे पहले जो लोकपाल के चेयरमैन थे पिनाकी चंद्र घोष जी, वो रिटायर हो चुके हैं, सुपर एनुएशन हो गई है।
बजट 2021 में ये अनाउंस किया गया था कि एक बैड बैंक यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक नई कंपनी खोली जाएगी जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास जो एनपीए अकाउंट पड़े हैं यानी जो लोन उनको वापस नहीं मिल रहे हैं और बड़े अकाउंट्स हैं उनको बैंक से खरीद लेगी और फिर उन एसेट्स को किसी और को बेचने की कोशिश करेगी। इसी संदर्भ में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका निर्माण किया गया इस साल और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी जो हेड होंगे एमडी एंड सीईओ उनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। इनका नाम है नटराजन सुंदर। तो ये जो नटराजन सुंदर साहब है इन्होंने चीफ क्रेडिट ऑफिसर ऑफ एसबीआई के तौर पे 37 साल तक काम किया है और इनकी जो अपॉइंटमेंट है एक प्रॉपर इंटरव्यू और रिगरस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा हुई है। खैर आपने क्या याद रखना है, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जॉइंट वेंचर है और इसके जो एमडी सीईओ है वो है नटराजन सुंदर। नेक्स्ट आपने याद रखना है अल्बेनिया। अल्बेनिया इज लोकेटेड इन द बाल्कन रीजन, एड्रियाटिक सी इधर है, उसके इस पार इटली है और ये सारी कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज बोला जाता है। तो अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो। तो आपने देखना है अल्बेनिया इसकी कैपिटल है तिरानी। इसके नए राष्ट्रपति बने और इनके नए राष्ट्रपति जी का नाम है बजराम बेगाज। बड़ा आसान नाम है, थोड़ा म्यूजिकल भी है, बजराम बेगाज। सो बीबी बजराम बेगाज साहब जो हैं वो अल्बेनिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ए फॉर अल्बेनिया, बी फॉर बजराम बेगाज, AB याद हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो समझ आया होगा। जो न्यूज हमने कवर नहीं की है वो आप PDF से देख सकते हैं और उसको और जानकारी उसके बारे में हासिल कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।